नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहां पर एक तरफ आयशा जो कि धनंजय को लेकर परेशान थी, लेकिन जैसे ही किंग ने आयशा से पूछा कि क्या धनंजय को तुम्हारे और नताशा के बारे में पता है, तो यहाँ पर एकदम से ही आयशा चुप हो जाती और मानो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि धनंजय उससे नाराज क्यों था, वो उसे इस तरह से बात क्यों कर रहा था। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर यशपाल अग्रवाल जो कि एक हल्की सी वॉक के लिए बाहर निकले थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं तभी कोई काले कपड़े पहनकर एक शख्स यहाँ पर नताशा के घर के दरवाजे की डोरबेल को बजाता है। और जैसे ही नताशा ने दरवाजा खोला तो वो उसके मुंह पर एक स्प्रे की बोतल को छिड़क कर उसे बेहोश करके अपनी गाड़ी में डालकर इधर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाता है। जैसे ही यशपाल अग्रवाल वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर नताशा को न पाकर उसे अपना प्लान पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि उनके लिए आयशा ही अब एक ऐसा मोहरा थी जो उसे अनंता तक की बेटी तक पहुंचा सकती थी। इसलिए वो जल्दी से अब यहाँ पर एक टैक्सी को हायर करके अब उस टैक्सी में बैठकर ड्राइवर से एक लोकेशन शेयर करते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द मुझे इस लोकेशन पर पहुंचा दो। इधर यशपाल अग्रवाल की इस बात को सुनकर अब वो ड्राइवर भी कहता है श्योर सर, और वो अब उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर आज पहली बार ऐसा हुआ था कि यशपाल अग्रवाल अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यशपाल अग्रवाल जैसा इतना सख्त आदमी आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वो टूट रहा हो, क्योंकि वो अब इस तरह से अपने हाथ में आए हुए इतने अच्छे मौके को गंवाना नहीं चाहता था जो ऑलमोस्ट उसके हाथों से जा चुका था, क्योंकि आयशा ही अब उसके लिए एक ऐसी सीढ़ी थी जो उसके लक्ष्य तक उसे पहुंचा सकती थी। इधर दूसरी तरफ पेरिस में राजमहल में धनंजय पीरामल अभी अपने ही रूम में थे। उनके दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था, वो भी अभी भी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत ही प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर दो अलग अलग फ़ोन कॉल पर आयशा की दोनों पर ही सेम ही आवाज़ आए। कुछ ऐसा है जो उससे छूट रहा है। और जब अनिका ने उसे आयशा मारवा से बात कराने के लिए फ़ोन किया था तो तब फ़ोन डिस्कनेक्ट क्यों हो गया था। और क्या सच में अनिका आयशा के ही साथ थी? लेकिन आयशा तो दिल्ली में है ना, तो वो अनिका के साथ क्या कर रही होगी, और वो भी अपनी माँ के अपार्टमेंट में। वैसे अगर देखा जाए तो फिर अनिका कहाँ पर है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि आयशा अभी दिल्ली में है या नहीं, और अगर आयशा दिल्ली में है तो क्या अनिका भी दिल्ली में ही है? यहाँ पर धनंजय पीरामल जहाँ उसके लिए पहले ये सोल्व करना मुश्किल हो रहा था कि दोनों ही फ़ोन कॉल पर आयशा कैसे थी, तो अनिका के फ़ोन कॉल कट होने के बाद अब उसे अनिका और आयशा दोनों के ही बारे में अब जानने की जिज्ञासा थी कि वो दोनों कहाँ पर है। धनंजय पीरामल अपनी ही सोच में थे कि तभी अब यहाँ पर उनका फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही धनंजय पीरामल का फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर फिर से उन्हें एक इंटरनेट कॉल आ रही थी। अब उन्हें शक था कि ये फ़ोन हो ना हो ये ज़रूर आयशा का ही है या फिर अनिका का है, क्योंकि अब तक तो धनंजय को भी पता चल गया था कि अभी आयशा ही इससे फ़ोन कर रही थी और उसके बाद अनिका ने किया था। इसलिए इन दोनों ही नामों को सोचकर अब वो अपने फ़ोन को रिसीव करते हैं। और जैसे ही वो फ़ोन को रिसीव करते हुए हेलो कहते हैं तो इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, हेलो धनंजय, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? इधर यहाँ पर इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या नहीं, लेकिन हाँ तुम मुझे मेरे एक सवाल का साफ साफ जवाब दो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अब यहाँ पर धनंजय की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, पूछ तो ऐसे रहे हो धनंजय जैसे मानो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ, इतना अनजान बनने की भी ज़रूरत नहीं है ना धनंजय, क्योंकि ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि आयशा का ही था। अब ये सुनते ही
धनंजय कहते हैं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आयशा, क्योंकि बहुत समय हो गया है मुझे तुमसे मिले हुए। तुम कहाँ पर हो आयशा? धनंजय की इस बात पर अब आयशा कहती है, हाँ तो बोलो ना, कब मिलना है धनंजय? तुम जब कहोगे मैं तभी तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। उसके इस सवाल पर कुछ देर तक सोचने के बाद अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है फिर, अगर ऐसा है तो हम दोनों कल मिलें, वो स्वाति के पैलेस में, क्योंकि मैं भी अभी पेरिस में ही हूँ, तो हम दोनों ही स्वाति के पैलेस में मिलते हैं। धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा कहती है, अगर मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी तो क्या तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे धनंजय? आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा आयशा, मैं वहीं पर ही तुम्हारा वेट करूंगा कल। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, ठीक है धनंजय, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी, लेकिन हाँ, तुम्हें मेरी बात को भी सुनना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ तो धनंजय ये याद रखना, जो बात मैं तुम्हें कहूँगी तुम्हें वो बड़े ही ध्यान से सुननी होगी और मेरी बात को समझने की भी कोशिश करनी होगी। अब ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ, इसीलिए ही तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ ना कल। हाँ देखो आयशा, मैं वहीं पर ही तुम्हारा इंतजार करूँगा, प्लीज़ तुम वहाँ पर ज़रूर आना। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन को कट कर देते हैं। फ़ोन को कट करने के बाद वो भी यहाँ पर अपनी ही एक गहरी सोच में थे कि क्या सच में आयशा कल उनसे मिलने के लिए आ रही है, और अगर आयशा कल मिलने के लिए आ रही है तो उसके दिमाग में जितने भी सवाल आयशा को लेकर उठ रहे हैं वो सारी की सारी बातें आयशा से पूछ लेंगे। जहां एक तरफ धनंजय ये सब सोच रहे थे तो बूढ़े किंग के पैलेस में ग्राउंड फ्लोर पर अभी सभी फाइटर अपनी यहाँ पर फाइटिंग प्रैक्टिस में बिजी थे। जब वो यहाँ पर अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे तभी उनकी नज़र सामने से आ रहे एक शख्स पर जाती है। उन्हें देखते हुए ही अब सारे फाइटर अब उन्हें आके झुककर अब उन्हें ग्रीट करते हैं, तो वहीं वो शख्स भी अब सभी को ही ग्रीट करता है और अब उन्हें ग्रीट करते हुए वो यहाँ पर सीधे ही बिना किसी को कुछ कहे एलिवेटर की ही तरफ बढ़ जाता है। ये शख्स एलिवेटर की तरफ जा रहा था तभी उसकी नज़र अपने फाइटर पर जाती है, जिनमें से एक फाइटर को देखकर अब उस शख्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर वो फिर से एलिवेटर की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही वो एलिवेटर में आता है तो यहाँ पर वो सीधा ही 7th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देता है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो यहाँ पर 7वें फ्लोर पर आता है तो वो अपने कदमों को आगे बढ़ा देता है। तो वहीं अनिका भी अभी यहाँ पर अपने रूम में बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि तभी उसे यहाँ पर अलेक्जेंडर की आवाज़ आती है, मोम ये देखिए मुझे एक बुक में क्या मिला है। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अनिका अब अपने सेंस में आती है और कहती है, क्या हुआ है अलेक्जेंडर, तुम्हें कुछ हिंट मिला? क्योंकि जब यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद अनिका के मन में अलेक्जेंडर का ख्याल आया तो तभी अनिका ने अलेक्जेंडर को रोककर अब यहाँ पर उससे बात कर ली थी। जैसे ही अलेक्जेंडर को अब अपनी मम्मा की बात सुनी कि उन्हें उसमें उस फूल को फिर से नॉर्मल करने में उसकी हेल्प चाहिए है, तो इसके बाद अलेक्जेंडर और अनिका दोनों ही यहाँ पर बहुत सारी बुक्स को खोजने लग गए थे कि शायद फाइनली उन्हें यहाँ पर कोई तो हिंट मिले। इसलिए जब अलेक्जेंडर अनिका को बोलता है तो अनिका के मुंह से सीधा ही यही निकलता है कि क्या तुम्हें कुछ हिंट मिला? इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, मैं बस अभी आता हूँ। और ये कहते हुए वो एक बुक को अनिका के पास लेकर कहता है, मोम इस बुक में उन दोनों प्लांट्स के ही बारे में कुछ लिखा हुआ है जिन प्लांट्स को हमें ठीक करना है। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अनिका भी जब उस बुक को अलेक्जेंडर के हाथ से लेती है तो अब अनिका उस बुक को पढ़ने ही वाली थी कि तभी अनिका के रूम का डोर नॉक होने लगता है। डोर नॉक की आवाज़ सुनते ही अब अनिका कहती है, बेटा अलेक्जेंडर आप अभी इस बुक को पढ़िए कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है, मोम बस अभी आ रही है। अपनी मोम की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर भी अब कहता है, ओके मोम मैं तब तक इसे पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर अनिका अभी जो के सोफे पर बैठी हुई थी अब वो सोफे से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। अनिका जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है और दरवाजे को खोलती है तो सामने जिस शख्स को वो देखती है उसे देखकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप यहाँ पर
क्योंकि यहाँ पर जिन जिन फाइटर्स को यहाँ पर एक शख्स ने देखा था, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवा ही था। अब अनीका के मुंह से ये सुनते ही अब रोहित अनीका को अपनी बाहों में उठा लेता है, क्योंकि रोहित भी अब एक थोड़े से ज़्यादा लंबा नहीं लेकिन हाँ थोड़े समय के बाद देख रहा था, इसलिए अब उठा कर कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया अनीका। और ये कहते हुए ही रोहित अनीका को एक फोरहेड किस करता है। तो वहीं अनीका भी रोहित को भी इशारे से कहती है, मिस्टर मारवा मुझे नीचे उतारिए। अनीका यहाँ पर अब अपनी आंखों को नीचे करते हुए ही रोहित को ये इशारा दे रही थी। इधर अनीका को इस तरह से इशारा करता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, नहीं अनीका, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे हमेशा से ही मेरी बाहों से निकलने की कोशिश करती रहती हो, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बाहों से तुम्हें बिल्कुल भी उतारने वाला नहीं हूँ। और ये कहते हुए ही रोहित अब अनीका को और भी कसकर पकड़ता है और उसके गालों पर अब एक किस करने लगता है। इधर क्योंकि रोहित अनीका की बात को नहीं मानता, इसलिए वो जैसे ही अपने रूम में आता है तो रोहित देखता है कि वहाँ पर सामने अलेक्जेंडर बैठा हुआ है जो कि किसी बुक को पढ़ रहा है। इसलिए सामने अलेक्जेंडर को देखकर अब रोहित शॉक हो जाता है। तो वहीं अब यहाँ पर अलेक्जेंडर जैसे ही उसे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई आती है तो अलेक्जेंडर ने यहाँ पर रोहित और अपनी मम्मा को दोनों को देख लिया था। इसलिए अब अलेक्जेंडर जल्दी से उस बुक को साइड में रखते हुए कहता है, डैड आप यहाँ पर और मोम के साथ, वैसे आपने मोम को ऐसे क्यों उठाया हुआ है? उन्हें चोट लगी है क्या? क्योंकि अलेक्जेंडर ने उन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे देख लिया था। अब अपने बेटे की ये बात सुनते ही अब जहाँ रोहित अपनी ही हैरानी में था, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि अनीका के रूम में उसे यहाँ पर उसका बच्चा अलेक्जेंडर मिल जाएगा। तो वहीं अनीका भी यहाँ पर मन ही मन में उसके मजे ले रही थी, क्योंकि उसने तो रोहित को पहले ही वार्न करने की कोशिश की थी कि वो उसे नीचे उतारे, लेकिन नहीं, मिस्टर मारवा ने नहीं सुना। तो अब दो अपने बच्चों को जवाब। इसलिए वो यहाँ पर मन ही मन में खुश हो रही थी और अब वो फाइनली कहती है, मिस्टर मारवा क्या आप मुझे मेरे बेड पर सुला देंगे प्लीज़? वो क्या है ना, मुझे नींद आ रही है। इधर अनीका का ये बात सुनने के बाद अब रोहित अनीका को घूर कर देखता है, क्योंकि अभी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसलिए अब वो अनीका को बेड पर लिटा देता है और अब वो लेटाते हुए अलेक्जेंडर से कहता है, वैसे अलेक्जेंडर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने डैड की इस बात पर अलेक्जेंडर कहता है, डैड वो क्या है ना कि मैं तो बस यहाँ पर मोम की हेल्प करने के लिए आया था। मोम को मेरी हेल्प चाहिए थी किसी काम में, तो बस इसीलिए ही हम दोनों कोई मिलकर काम कर रहे थे। एनीवे मैं बाद में आता हूँ। इधर अपने बेटे की ये बात सुनते ही अब अनीका कहती है, हाँ अलेक्जेंडर, लेकिन हाँ पहले वो बुक मुझे देकर जाओ, आखिर मैं भी तो देखूँ कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे। क्या सच में वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? अपनी मोम की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर कहता है, ओके मोम। और ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर ने जो बुक अभी कुछ सेकंड पहले ही यहाँ साइड में रखी थी, अब उस बुक को उठाकर वो यहाँ पर उस बुक को अनीका को देने के लिए बेड की तरफ बढ़ जाता है। और अनीका को बुक देकर अब अलेक्जेंडर उस रूम से निकलकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो वहीं उस अलेक्जेंडर के जाने के बाद अब रोहित सबसे पहले तो अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और जब रोहित पीछे मुड़ता है तो पीछे मुड़ने के बाद अब अनीका से कहता है, ये क्या था अनीका, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर कमरे में अलेक्जेंडर भी है? ये तो कितना सेमफुल मोमेंट हो गया ना। इस बात पर अब अनीका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब अनीका बड़े ही नोटीनेस के साथ कहती है, वो मिस्टर मारवा, जब आप रोमांस के मूड में होते हैं ना तो कहाँ कुछ समझते हैं। देखिए मैंने तो आपको पहले ही इशारा करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी बात ना सुनी ना समझी। इसलिए अब मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी आज तो मैं वैसे भी बहुत बिजी हूँ, तो प्लीज़ कोई भी शरारत करने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि आज मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते हुए अनीका जो बुक अभी यहाँ पर अलेक्जेंडर ने उसे दी थी उस बुक को पढ़ने में लग जाती है। तो वहीं रोहित भी यहाँ पर अनीका को इस तरह से फिर से बिजी होता हुआ देखकर रोहित अब अपने कबर्ड को खोलकर अब अपने कपड़ों को निकालने के लिए
लग जाता है। जब रोहित अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है तो वो भी सीधा शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है, क्योंकि अनिका को इस तरह से बिजी देखकर रोहित उसे परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। तो वहीं अनिका अभी भी उस बुक को पढ़ने में लगी हुई थी। अब यहाँ पर उस बुक को पढ़ने में अनिका इतना खो जाती है कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं होता। और रोहित कब का बाथरूम से आकर रेडी होने के बाद वो बस अनिका को ही निहारे जा रहा था। अनिका को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन रोहित अभी भी बस इसी पल का इंतज़ार कर रहा था कि अनिका कब इस बुक को ख़त्म करके अब उसकी तरफ देखेगी। लेकिन तभी उसे यहाँ पर एहसास होता है कि कोई दरवाजे को नोक कर रहा है। इधर जैसे ही दरवाजे के नोक होने की आवाज़ अनिका और रोहित ने सुनी तो अब रोहित अनिका को कहता है, तुम कंटिन्यू करो अनिका, मैं देखता हूँ। और ये कहते हुए ही रोहित अब अपने कदमों को दरवाजे की तरफ बढ़ा देता है। रोहित जैसे ही दरवाजे को खोलता है, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी एक जोर का पंच अभी सीधा ही रोहित के मुंह के ऊपर पड़ता है, जिससे पंच लगते ही रोहित यहाँ पर नीचे गिरने ही वाला था कि तभी वो खुद को संभालते हुए ही कहता, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि रोहित ने जैसे ही यहाँ पर दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने उसके नाना जी यानी कि बूढ़े किंग खड़े थे। इधर बूढ़े किंग ने जैसे ही रोहित को यहाँ पर इस कमरे में देखा तो वो सीधा ही रोहित के फेस पर एक पंच मार देते हैं। इधर रोहित की इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम हो मेरी प्रॉब्लम नालायक, एक काम ठीक से नहीं हो सकता है तुमसे। अपने नाना जी की इस बात पर अब रोहित कहता है, अब मैंने क्या किया है? अरे मैं आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ, क्योंकि आप खुद ही मुझे प्रॉब्लम समझते हैं। रोहित की ये बात सुनते ही अब किंग रोहित के कॉलर को गुस्से में पकड़ते हुए ही कहते हैं, अब तुम चोर भी बन गए हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही लैब से मेरे ही केमिकल को चुराने की? क्योंकि जैसे ही किंग ने यहाँ पर रोहित को देखा तो वो यहाँ पर उससे ये सारे के सारे सवाल जवाब करने के लिए आ जाता है। क्योंकि जब वो यहाँ पर उस फ्लावर आइलैंड पर रोहित ने जो भी तो केमिकल यूज़ किए थे वो किसी और के लिए नहीं बल्कि वो किंग की लैब से चुराए हुए ही केमिकल थे। और उन्हीं का जवाब लेने के लिए किंग अभी यहाँ पर आए थे और इसलिए उसने बिना बात किए ही रोहित को एक पंच भी मार दिया था। इधर किंग की इस बात पर अब रोहित कहता है, मुझे उन केमिकल का काम था तो मैंने उठा लिया। वैसे भी अगर मैं आपको कहता कि मुझे ये चाहिए तो आप कौन सा मेरे एक बार कहने से ही मुझे वो केमिकल दे देते, तो बस मैंने उन्हें ले लिया। और वैसे भी ये चोरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी लैब से लिया है, ना कि किसी दूसरे की। अब ये सुनते ही किंग अब रोहित को रूम से बाहर लेकर आते हैं। वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए ही ऐसे ही बाहर लेकर आते हैं तो वहीं अंदर बैठी हुई अनिका इनकी बातों को सुनते हुए ही कहती है, ओफो, अब क्या हो गया? क्योंकि भले ही वहाँ पर दरवाजे पर ये सब हो रहा था, लेकिन अनिका के कानों में सारी ही बातें जा रही थी। और ये कहते हुए ही अनिका अब बेड से नीचे उतरकर बाहर की तरफ जाने लगती है। अनिका भी जानना चाहती थी कि आखिर किंग रोहित पर किस वजह से इतना गुस्सा हो रहे हैं। तो वहीं किंग और रोहित दोनों ही यहाँ पर रेलिंग के ही पास थे और किंग अब वहीं से ही नीचे जंप करते हैं तो वहीं उनके साथ अब रोहित भी वहीं रेलिंग से ही जंप करते हुए नीचे आ जाता है। और अनिका इधर अपनी रेलिंग के पास खड़ी थी, क्योंकि जब तक अनिका अपने कमरे से बाहर निकल कर रेलिंग के पास आती है तब तक वो दोनों रेलिंग से ही नीचे जंप कर चुके थे। ये सब अनिका इसलिए अपनी रेलिंग के पास खड़े होकर ही ये सब देख रही थी कि आखिर किंग और रोहित के बीच में क्या चल रहा था। तो वहीं यहाँ पर ये अभी ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी लोग थे अब सब अपनी अपनी जगह पर ही खड़े हो जाते हैं। अब उन्हें पता था कि अभी होने वाला है किंग वर्सेस युवराज, और उनकी फाइट देखने में सभी ही फाइटर्स को बहुत ही मज़ा आने वाला था। क्योंकि यहाँ पर बूढ़े किंग रोहित से बहुत ही नाराज़ थे, इसलिए बूढ़े किंग ने सीधे ही रोहित को यहाँ पर एक फाइट के लिए ललकार दिया था। तो वहीं अनिका भी बस ऊपर से ही यही सब देख रही थी कि आखिर नीचे का शोर, नीचे क्या कुछ चल रहा है। इधर अब ऊपर तक अब यहाँ नीचे जो भी शोर हो रहा था, क्योंकि जितने भी फाइटर ये सब देख रहे थे वो सब चीयर अप कर रहे थे, तो इस शोर की आवाज़ अब ऊपर भी पहुँचने लगी थी। अब तक एक सब करके किंग के पैलेस में जितने भी लोग थे वो सब अपने अपने रूम से बाहर निकलकर रेलिंग के ही पास आकर नीचे की तरफ ही देख रहे थे कि आखिर नीचे क्या कुछ हो रहा है।
इधर जैसे ही अलेक्जेंडर भी बाहर आकर देखता है तो यहाँ पर अपने बड़ी और अपने डैड को देखकर अब अलेक्जेंडर अनिका के पास जाता है और अब अनिका से कहता है, मोम ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इधर अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, बस कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे डैड और बड़ी के बीच में एक फाइट होने वाली है, इसलिए बस आप मुझे ये बताइए कि आप इन दोनों में से किसका सपोर्ट करने वाले हैं, अपने बड़ी का या फिर अपने डैड का। इधर अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, अभी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मोम, लेकिन हाँ मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा। वो क्या है ना कि रिया भी यहाँ पर नहीं है और रिया को ये सब देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि जब मैं इसे रिया को दिखाऊंगा तो ये देखकर रिया काफ़ी खुश होगी, क्योंकि रिया को ये सब चीज़ें पसंद है ना। अब क्योंकि रिया तो डैड का सपोर्ट करती है। इस बात पर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा जो कि ये सब कुछ सुन रही थी, अब वो भी कहते हैं, वैसे अलेक्जेंडर बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, और सच कहूँ तो रिया के रूम में रहकर तो मुझे अपनी बच्ची की भी बहुत ही याद आ रही है। अब क्योंकि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर है तो काश रिया भी यहाँ पर होती। इधर स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर कहता है, रिया को तो मैं भी बहुत ही मिस कर रहा हूँ नानी माँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो ब्यूटीफुल आंटी तो बहुत स्ट्रिक्ट है ना, बिल्कुल बड़ी की तरह। अरे जिस तरह से बड़ी हमेशा ही हर काम के लिए स्ट्रिक्ट रहते हैं, उसी तरह से वो ब्यूटीफुल लेडी भी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। काश वो रिया को भी यहाँ पर आने देती। अब ये सुनते ही जहाँ अनिका हैरानी से बस अलेक्जेंडर की तरफ ही देखती है कि अलेक्जेंडर आखिर अवंतिका को इतना स्ट्रिक्ट क्यों कह रहा है, तो वहीं स्वाति मल्होत्रा कहती है, कौन ब्यूटीफुल लेडी। और क्योंकि अनिका इसलिए भी हैरान थी कि आखिर वो उसकी नानी माँ के बारे में ये सब कह रहा था, इसलिए स्वाति कहती है, कौन ब्यूटीफुल लेडी, जरा मुझे भी तो पता चले उनके बारे में। इधर उसकी इस बात पर अब अलेक्जेंडर अब पीछे मुड़कर अपनी मम्मा को देखता है और आंखों ही आंखों में अब उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर ने फ्लो में ही यहाँ पर अवंतिका के बारे में बता दिया था। और अनिका इसीलिए ही हैरान थी क्योंकि उसने उसकी नानी माँ के बारे में उसकी माँ के सामने कह दिया था। लेकिन अब अलेक्जेंडर को अपनी गलती का पता चल चुका था। लेकिन अब स्वाति जब उस लेडी के बारे में जानने की कोशिश करती है तो अब अलेक्जेंडर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो क्या करें। तो वहीं अब अनिका ये सब देखकर अब अलेक्जेंडर से कहती है, लगता है मेरे बच्चों के ऊपर एक दूसरे की संगत का काफ़ी अच्छा असर हो रहा है, दैट्स रियली नाइस। अब चलो नीचे देखने, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। ये कहते हुए अनिका भी सिचुएशन से अलेक्जेंडर को बाहर निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो भी अपनी माँ को उसकी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती थी। अनिका ने यहाँ पर अलेक्जेंडर को बचाने के लिए ये सब कह तो दिया था, लेकिन स्वाति मल्होत्रा के दिमाग में अभी भी अब किसी ऐसी ब्यूटीफुल लेडी के बारे में ये बातें अभी दिमाग में कहीं छप सी चुकी थी। लेकिन अब वो इतना भी जान चुकी थी कि शायद अनिका और अलेक्जेंडर उससे कुछ छिपा रहे हैं, इसलिए स्वाति मल्होत्रा भी अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अब स्वाति और अलेक्जेंडर दोनों ही अब नीचे देखने लगते हैं। तो वहीं आयशा और अनंता वो जो ये दोनों भी अभी रेलिंग के पास खड़े हुए थे और वो दोनों भी अभी नीचे ही देख रहे थे। इधर आयशा के मन में अभी भी धनंजय की ही बातें घूम रही थी। तो वहीं नीचे किंग अभी रोहित के ऊपर अभी अपना लगातार अटैक करते जा रहे थे। तो वहीं रोहित जिस तरह से किंग उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहे थे, तो वहीं रोहित किंग के ऊपर अभी अटैक ना करते हुए सबसे पहले अपने लिए एक अच्छी डिफेंस टेक्निक को यूज़ करता है और किंग के हर एक अटैक से अपने आप को बचाते हुए वो उसे जवाब दे रहा था। उनके बीच की फाइट और भी इंटेंस होती जा रही थी। दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। एक तरफ जहां किंग जो इतनी एज होने के बाद भी अभी अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस में पूरी तरह से निपुण थे, तो वहीं रोहित भी यहाँ पर अपने रिश्तों की मर्यादा को याद रखते हुए अच्छा डिफेंस भी करता जा रहा था और साथ के साथ फाइट भी कर रहा था। जब यहाँ दोनों के बीच में ये फाइट इतनी इंटेंस होती जा रही थी, तभी किंग की नज़र अब यहाँ पर अनिका पर जाती है।
किंग यहाँ पर देखते हैं कि अनिका यहाँ पर रेलिंग के पास खड़ी होकर बस रोहित और उसकी ही फाइट को देख रही थी। उसे पता था कि अनिका के पास बस आज शाम तक का ही समय था, इसलिए अब वो यहाँ पर अनिका को अब फिर से ये रिमाइंड कराते हुए ही कहते हैं, अनिका गुलेरिया डोंट वेस्ट योर टाइम, घड़ी घड़ी चल रही है, टिकटॉक टिकटॉक, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, जाओ और अपना काम करो। इधर किंग की ये बात सुनते ही अनिका भी जो कि ये फाइट अभी देखना चाहती थी कि आखिर इस फाइट में कौन जीतने वाला है, इसलिए वो स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखती है। तो वहीं स्वाति भी अब अनिका की तरफ देखकर अनिका से कहती है, चलो चलो ऊपर टेरेस पर चलकर देखते हैं, कोई ना कोई तो रास्ता मिल ही जाएगा। अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो दोनों ही अभी एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। इधर जैसे ही अनिका और स्वाति दोनों ही एलिवेटर में जाते हैं तो वो टेरेस के बटन को प्रेस कर देती हैं। कुछ देर के बाद जब वो दोनों टेरेस पर आती हैं तो यहाँ पर बीचों बीच उन गमलों के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और इन पौधों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। कुछ देर तक सोचने के बाद अब अनिका के दिमाग में अब एक बात आती है और वो जल्दी से उठकर दूसरी तरफ जाने लगती है कि तभी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के उंगली में अब यहाँ पर एक कांटा चुभ जाता है और जैसे ही स्वाति के उंगली में ये कांटा चुभता है तो अचानक से उसके मुंह से निकलता है आउच। और इधर क्योंकि अनिका के कानों में जैसे ही ये अपनी माँ की दर्द की आवाज़ सुनी तो वो पीछे मुड़कर देखती है और वो जल्दी से स्वाति मल्होत्रा से कहती है, माँ क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, क्या आपको कोई चोट लगी है। इस बात पर अब स्वाति कहती है, नहीं अनिका, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही अनिका की नज़र जब उस पौधे पर जाती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहती है, आई न्यू इट, मुझे इस बात का पहले ही शक था लेकिन अब मुझे पता चल गया। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति अनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें किस बात का शक था अनिका, किस बारे में बात कर रही हो, साफ साफ कहो। इधर अपनी माँ की इस बात पर अब अनिका स्वाति को नीचे देखने का इशारा करती है कि आप एक बार नीचे इस गमले की तरफ तो देखो। इधर अनिका के इस इशारे को समझते हुए ही जैसे ही स्वाति मल्होत्रा नीचे उस गमले की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर भी अचानक से ही, जहाँ अभी उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा था लेकिन अब अचानक से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहती है, अनिका ये बात तो मुझे पता थी लेकिन ये दिमाग में बात क्यों नहीं आई। इधर स्वाति की इस बात का जवाब इससे पहले कि अनिका कोई भी देती कि तभी उन दोनों के ही कानों में एक आवाज आती है जो कि यहाँ पर काफी रोबीली थी लेकिन गहरी भी थी। कुछ भी कहने से पहले सोच लेना स्वाति। अब यहाँ पर यह बात सुनते ही जब स्वाति और अनिका पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर टेरेस का दरवाजा बंद था और वहाँ पर बूढ़े किंग और रोहित दोनों ही वहाँ पर एक साथ खड़े थे। उन दोनों को वहाँ पर खड़ा देखकर अब अनिका कहती है, किंग आप क्या जानते हैं और ऐसा कौन सा राज है जो हमें जानना चाहिए। जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो आपने हमें ये टास्क दिया। अनिका की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, तुम मेरी डायरी को पढ़ो, उसके बाद ही मैं तुम्हें ब्लैक पैलेस का सच बताऊंगा, क्योंकि ब्लैक पैलेस के बारे में कुछ भी जानने से पहले तुम्हारा उस डायरी को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, एक बात और, अपनी माँ से कहना कि अपना दिमाग ना लगाए वरना दुश्मनों को पता नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। ये सुनते ही अब स्वाति कहती है, अच्छा जरा करके तो दिखाओ, मैं भी हार नहीं मानूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी आपके साथ, जैसी मेरी माँ लड़ी थी। भूलना मत कि मेरी माँ ने भी आपके साथ फाइट की थी, आप ऐसे ही अनिका के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब स्वाति की ये धमकी सुनते ही अब किंग कहते हैं, तुम अपनी माँ के बारे में क्या जानती हो स्वाति। हाँ, क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिर धनंजय ने रेवती और आलिशा की परवरिश कैसे की होगी। वो 5 साल का बच्चा जिसने अपनी 2 दिन की बहन को बचाने के लिए उसे उसके दुश्मनों के घर में पलने के लिए छोड़ दिया और फिर इतने सालों तक कभी उसे एहसास तक नहीं होने दिया कि वो उसकी बहन है, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था। बताओ मुझे, सालों बाद जब तुम मेरे पैलेस के नीचे धनंजय से मिली थी स्वाति, तो क्या तुम्हें पता था कि वो तुम्हारा अपना सगा भाई है और वो वही भाई है जो तुम्हें लेकर
जंगलों में भटक रहा था, सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। क्योंकि उस वक्त भले ही वो 5 साल का था स्वाति, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता था, अपनी बहन को बचाना चाहता था, ताकि वो दुश्मनों को तुम तक ना पहुंचने दे। अब किंग की ये बात सुनते ही अभानिका कहती है, मुझे इतना तो पता है कि धनंजय पापा ने बड़ी रानी और आलिशा के मन में जहर तो घोला है, वो भी देवराज गुलेरिया के लिए, उनके दुश्मनों के लिए। अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं, जब रोहित को पता चला था उनके बच्चे आर्यन को जमीन में गाड़ने वाले वो कोई और नहीं बल्कि गौतम गुलेरिया हैं, तो शायद तुम्हें पता नहीं है कि रोहित ने दिल्ली में उनका क्या हाल किया था। तो सोचो, धनंजय ने तो अपनी माँ के साथ हुए अत्याचार को देखा है, तो अब तुम ही बताओ अनिका कि अपने माँ के साथ हुए अत्याचार को धनंजय कैसे भूल सकता है। उन्होंने तो बस उनके मन में जहर घोला है, वो ये सब कुछ सच भी कर सकते थे। अब किंग की इस बात पर स्वाति कहती है, जिस दिन बड़ी रानी को ये पता चल जाएगा कि वो राजमहल की राजमाता अवंतिका पीरामल की बेटी नहीं है, वो उस यशवंत मल्होत्रा और पार्वती मल्होत्रा की बेटी है, तो उसके बाद वो उन्हें मार दें, तब मैं मानूंगी। क्योंकि ये सब अभी कहना इजी है, जब रेवती को पता चलेगा कि वो उसके असली माँ बाप उसकी असली माँ जो उसकी असली माँ है ही नहीं बल्कि वो यशवंत और पार्वती की बेटी है, तो क्या ये सब सच जानने के बाद वो उन्हें मार पाएगी। तो फिर मैं मानती हूँ कि हाँ, धनंजय भाई ने जो जहर घोला हुआ है उसका असर अभी भी रेवती के ऊपर है।